हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। जो अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न किए थे और उसके आगे हम आज बढ़ेंगे तो 25 क्वेश्चन पूरे करेंगे तो हमारा एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा और फिर उसके आगे वाला प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे मिलकर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें पूरे 100 क्वेश्चन एक साथ में डाल दूँगी। तो इस तरह से आपका 4 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं टॉपिक वाइज अब वीडियोज़ बनाऊँगी और सबसे पहले मैंने सोचा है कि एक्सटेंशन से मैं स्टार्ट करूँगी, एक्सटेंशन एजुकेशन से। तो वहाँ से मैं पढ़ाऊँगी भी और साथ ही साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी उपलब्ध कराऊँगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न है एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं, कौन से होते हैं? छोटे और मोटे। ये पहले हो चुका है तो छोटे और मोटे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। एंडोमार्फिक व्यक्ति जो होते हैं इनका व्यक्तित्व तो कैसा होता है? इनकी लंबाई कम होती है और स्थूलकाय शरीर के होते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि द्वारा, लाल ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुग्ध का श्रावण कहाँ? स्तन ग्रंथियों के द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य से, क्रोमेटिन से, राइबोसोम से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीएनए पाया जाता है, क्रोमेटिन में डीएनए पाया जाता है। ठीक। अगला है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संरचना किसने की है? तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है? तो इनका जो कोन है उसमें इन्होंने बताया है कि किस किस तरह से आपकी पहुंच ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा कब आप सक्रिय होते हैं, सबसे कम आप कब होते हैं। तो जब सिर्फ सुनते हैं तो सबसे कम विजुअल सिर्फ होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उस टाइम आपकी सीखने की शक्ति बढ़ती है। तो वही क्या है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस। तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? हैमिल्टन के द्वारा, मिल्टन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, एडगर डेल के द्वारा। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा? एडगर डेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य। तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? केंद्रक होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। खाने की मेज पर पानी के जग किस स्थान पर रखे जाएं? मध्य में, किनारे में, साइड टेबल पर, रसोई घर में। तो जो खाने की मेज है, डाइनिंग टेबल है, उस पर जग को कहाँ पर रखा जाए ये पूछ रहा है। तो उसको कहाँ पर रखा जाए? मध्य में, जिससे कि सबकी पहुँच में वो हो। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार की विभिन्न स्थितियां तथा आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? पति पत्नी तथा बच्चे जब होते हैं, जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, जब बुढ़ापा होता है, जब केवल पति पत्नी होते हैं। तो जब एक्सटेंशन, जैसे 3 अवस्थाएं होती है ना, जैसे प्रारंभ करते हैं, फिर प्रसार होता है, फिर संकुचन होता है। तो 3 अवस्थाएं होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जब बर्डन कब आ जाता है? सबसे ज़्यादा बर्डन जब प्रसार की अवस्था होती है और प्रसार की अवस्था के बाद जब बच्चे कॉलेज जाना शुरू करते हैं तो उस समय आय की, मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और परिवार क्या होता है? दबाव महसूस करता है आर्थिक रूप से। गृह प्रबंध, गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है? पहला महत्वपूर्ण अंग है। उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवारों के सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध। उत्तम गृह सज्जा के लिए क्या अनिवार्य है? मतलब कैसी रुचि है और देखने में किस तरह से सुंदरता सामने आती है। तो ये इसके लिए अनिवार्य है। पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी? वास्तविक प्रत्यक्ष आय की, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय की, धन आय की या आत्मिक आय की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है किसकी? वास्तविक प्रत्यक्ष आय की उदाहरण है। ठीक, क्योंकि सिलाई बुनाई करके वो क्या करती है? पैसे के आपको जो कंजम्पशन है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेख भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है? दैनिक लेखा, साप्ताहिक लेखा, मासिक लेखा या वार्षिक लेखा। तो यहाँ पर जो आपका
जो आपका मंथली बजट होता है वो क्या है, जो आपने पूरे महीने का लिख रखा है वही क्या है आपके भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? एक निश्चित अवधि के लिए कहाँ जमा की जाती है? बचत बैंक खाते में, चालू खाते में, आवर्ती खाते में या सावधि जमा लेखा में जमा की जाती है। तो जो सावधि जमा खाता होता है उसमें एक निश्चित अवधि के लिए हम अपनी रकम को जमा करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो पारिवारिक बजट है, अगर हर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी से अपना काम करेगा तो हम अपने बजट पर नियंत्रण पा सकते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, एक मितव्ययी है और मतलब कि तो इससे क्या होता है, बैलेंस नहीं बन पाता है और हम सोच के रखते हैं कि इतना खर्चा होना है उसकी जगह क्या ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उत्तरदायी होती हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का प्रारंभ और विस्तार हुआ। नियम का विस्तार यूपी एवं एमपी के कुछ जिले में, भारतवर्ष के सभी राज्यों में। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में और नियम और विस्तार संपूर्ण भारत में। तो यहाँ पर जब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रारंभ हुआ था तो उस समय पूरे भारतवर्ष में सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके सारे भारतवर्ष में लागू हुआ था। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत या रुचि का सिद्धांत। तो जो पाठ्यक्रम जो निर्माण कर रहे हैं, जो सिलेबस पैटर्न को बना रहे हैं, उसका सबसे बड़ी सिद्धांत क्या है कि वो सिलेबस हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है। तो उपयोगिता का सिद्धांत यहाँ पर इम्पॉर्टेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक नहीं है, विज्ञापनों से प्रभावित होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारे उपभोक्ता अधिकार के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मतलब कि जागो ग्राहक जागो। वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है। उत्पाद का जो सामान आ गया है उसको क्या करता है, क्रेता, मतलब कि खरीदता है और उसको उपयोग कहलाता है। वो क्या कहलाता है, खरीददार, उत्पादक, उपभोक्ता या दुकानदार। तो वो क्या कहलाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है, उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर जिन उपभोक्ता शिकायतों को निपटाया जा सके उसकी राशि कम से कम होनी चाहिए। जिला स्तर पर पूछ रहा है कि अगर निपटाया जाए तो उसकी राशि कितनी होनी चाहिए, 10 लाख तक, 20 लाख तक, 5 लाख तक या 15 लाख तक। तो वहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है 20 लाख तक। अगर उस राशि से कम होनी चाहिए अगर जिला स्तर पर निपटारा करना है तो, अगर हमने क्लेम किया है। व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक हैं, अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी कि व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में ये सारी चीज़ें बाधक हैं। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे पास पैसे की कमी है और हम किसी सामाजिक मान्यता में बंधे हुए हैं, तब भी हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। सो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया? प्रोफेसर W.I. टॉमस द्वारा, प्रोफेसर एली द्वारा, प्रोफेसर डेलियन एवं प्रेस्कोट द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रोफेसर डेनियल एवं प्रेस्कोट के द्वारा मतलब कि भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति के आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया। ठीक, तो किसके द्वारा? प्रोफेसर डेनियल एवं प्रेस्कोट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? सीमेल का है, बेवर का है, गिडिंग्स का है या दुर्खीम का है? तो ये परिवार यूनिट से है आपका, तो ये किसका है? दुर्खीम का है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है, शायद ये प्रतिनिधियों का अध्ययन है, तो ये दुर्खीम का कथन है। लड़कों के लिए विवाह की निम्नतम वैधानिक आयु कितनी है? 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष। तो लड़कों के लिए विवाह की वैधानिक आयु कितनी है? 21 वर्ष और 18 वर्ष लड़कियों की है।
दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ? 1956 में, 1961 में, 1980 में या 1982 में? तो दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ है? 1961 में पारित हुआ है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अनुशासित करना इनमें सुधार करने का एक तरीका है। तौर तरीके, व्यवहार, मानचित्र, सौंदर्यात्मक अभिरुचि, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है पहला तौर तरीके, व्यवहार, वंचित, ये सही है। फिर उसके बाद आपका नैतिक मूल्य भी सही है और उसके बाद शैक्षणिक मूल्य भी सही है। सौंदर्यात्मक अभिरुचि का कोई मतलब नहीं है। अनुशासित करने की, सुधार करने के लिए बात कर रहा है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो ये किसमें? हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मानसिक थकान के प्रभाव क्या हैं? जैसे जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं तो उसमें क्या होता है? ध्यान में कमी आती है, प्रेरणा में कमी आती है, मानसिक निष्पन्नता में वृद्धि होती है, क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ध्यान की कमी, प्रेरणा में कमी और आपका क्षतिग्रस्त अवबोध एवं सोच, मतलब कि आप ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। धन, वास्तविक, आत्मिक, सामान। तो अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। तो यहाँ पर क्या है? आत्मिक अर्जन है। आत्मिक अर्जन आनंद के रूप में संदर्भित है। ठीक, जिसको हम अंदर से महसूस करते हैं, हमने कुछ अच्छा किया तो क्या होता है? हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो ये पूरा आपका जो चल रहा था वो 125 जो कल छूट गया था वो यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं। एर्गोनॉमिक्स के तत्व क्या हैं? कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव क्षमता या उपरोक्त सभी। तो एर्गोनॉमिक्स में हमने आपसे बताया था श्रम दक्षता शास्त्र। क्या कहते हैं इसको? श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। और उसमें क्या होता है? जो भी एम्प्लॉय होता है, जो भी वर्कर होता है, वो काम जो करता रहता है, उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि वर्क प्लेस, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो कार्य, यहाँ पर कार्य हो गया, वर्क हो गया, वातावरण जनित परिस्थितियाँ, वर्क प्लेस जहाँ पर वो कार्य कर रहा है, शरीर की माप, शारीरिक यांत्रिक क्रियाएँ, जो भी वो क्रियाएँ कर रहा है यंत्रों के माध्यम से, और शरीर की माप मतलब उसकी कितनी लंबाई चौड़ाई, उसके अकॉर्डिंग उसको इक्विपमेंट मिल रहे हैं या नहीं, और मानव कारक या मानव क्षमताएं तो रहेंगी ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? सुई धागे से, पेन और पेंसिल से, पिन और सुई से, पिन और धागे से। तो जो पाथवे चार्ट है वो पिन और धागे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीन का उपयोग करते हुए कार्य को सरल बनाना। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, बिल्कुल इसमें एकदम क्लियर है। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान है, क्या है? मानवीय स्रोत है, गैर मानवीय स्रोत है, नवीनीकरण स्रोत है, गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान, कुशलता, बुद्धि, ये सब क्या है? हमारे मानवीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो ज्ञान क्या है? मानवीय स्रोत है। समय, धन, वस्तुएं एवं संपत्ति साधन है। भौतिक साधन है, मानवीय साधन है, कोई नहीं है, सार्वजनिक साधन है। तो यहाँ पर जो समय है, धन है, वस्तुएं हैं, संपत्ति है, ये सब किसके अंतर्गत? भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुँचाने के साधन के रूप में परिभाषित किया गया है? संसाधन, मानक, निर्णय, कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संसाधन। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए साधन के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम अपने गोल को कंप्लीट करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर संसाधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में भी जाने जाते हैं? मानव नहीं, गैर मानव की बात कर रहा है। मानव होगा तो मानवीय हो जाएगा, गैर मानव हो जाएगा तो अमानवीय हो जाएगा। अभौतिक संसाधन
संसाधन, प्रबंध संसाधन, ऊर्जा संसाधन या भौतिक संसाधन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक संसाधन। ठीक है, अभौतिक यहाँ लिखा है, इससे कंफ्यूज नहीं। अभौतिक में तो मानवीय, फिर भौतिक ना होकर के और कुछ हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, मानवीय भी हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसमें हमें ध्यान देना है। तो वो कौन से साधन होंगे? ऑप्शन नंबर 4 भौतिक संसाधन होंगे। निम्न में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? फ्रीजर, चिल ट्रे, मोटर, नियामक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका नियामक, ये रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। 3 दीवार वाले रसोई घर को कहते हैं एल आकार का रसोई घर, डी आकार का रसोई घर, 3 दीवार वाले रसोई घर या फिर यू आकार का रसोई घर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यू आकार का रसोई घर। जैसे मान लीजिए आपका ये रूम है और यहाँ पर 3 दीवारें, ये और ये 3 दीवार है और यहाँ पर क्या है आपका डोर बना हुआ है, तो 3 दीवार वाला रसोई घर है तो यू शेप में आ जाता है। वैक्यूम क्लीनर के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवहन पर, चूषण पर, संघनन पर, वाष्पन पर। तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? खींच लेता है ना, तो वो चूषण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की कोटिंग किसकी है? पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरीन, पॉलीफ्लोरीन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन की वो कोटिंग है जो नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन की होती है, जिससे कि उसमें खाना नहीं चिपकता। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय और ऊर्जा की बचत करने वाला एक उपकरण है? समय और ऊर्जा दोनों की बचत करने वाला। टेलीफोन, प्रेशर कुकर, डीवीडी प्लेयर या टेलीविजन है। तो यहाँ पर ऊर्जा, समय और ऊर्जा दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेशर कुकर ये घरेलू उपकरण है ना जो कि समय और ऊर्जा की बचत करता है। चढ़ाव व उतार का क्रम उत्पन्न करते हैं कौन? एकता, बल, लय, अनुपात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लय। चढ़ाव एवं जिस तरह से हमने डिजाइन अगर की डाली हुई है यहाँ पर नीचे किया तो हमारी आंखें कैसे यूं जा रही हैं, ये रिदम है। ठीक है, तो ये चढ़ाव और मतलब उतार का क्रम को कौन उत्पन्न करता है? लय, रिदम उत्पन्न करती है। कला के आधारीय तत्वों में से एक है। कला के तत्वों की बात कर रहा है, सिद्धांत नहीं पूछ रहा है। ठीक है, संतुलन, लय, रेखा, अनुरूपता। तो कला के आधारीय तत्वों में से कौन सा है? इसमें जो रेखा है वो कला के आधारीय तत्वों में से आती है, बल्कि संतुलन, लय और अनुरूपता ये कला के सिद्धांत के अंतर्गत हैं। कला के सिद्धांत हैं रेखा, प्रकाश, संतुलन, ये सभी। तो कला के सिद्धांत कौन से हो जाएंगे? इसमें कला के सिद्धांत इसमें है संतुलन है, क्योंकि रेखा अभी हमने देखा था, रेखा किसमें थी? ये कला के तत्व के अंतर्गत थी। फिर प्रकाश है, प्रकाश भी कला के तत्व के अंतर्गत है। संतुलन जो है ये कला के सिद्धांत हैं। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है। कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्का कतरन, अत्यधिक कतरन। तो यहाँ पर जो हल्का कतरन है वो सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्राफ्ट वर्क में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं। संतुलन, लय तथा अनुपात क्या कहलाते हैं? अभी मैंने आपको संतुलन बताया था, क्या कला के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद रखिए। कला के सिद्धांत, कला के तत्व, कला की सतह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आंसर नंबर 1 कला के सिद्धांत। संतुलन, लय तथा अनुपात कला के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। कटाई के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, टाके के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए, या चौथा है लाइन के सिद्धांत का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि परिधान में नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। किसका? कला के मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। रंग का नाम क्या कहलाता है? तो रंग का नाम ह्यू है, तीव्रता है, मूल्य है, इनमें से कोई नहीं। तो रंग का नाम क्या कहलाता है? ह्यू कहलाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग वर्ण हैं? काला, लाल, हरा, सफेद। तटस्थ रंग इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखेंगे कि जो काला है ये भी तटस्थ है, न्यूट्रल कलर है, और वाइट जो है ये भी न्यूट्रल कलर है, और लाल क्या है? हमारे प्राइमरी कलर के अंतर्गत आता है, हरा हमारे सेकेंडरी में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये तटस्थ रंग वर्ण कौन सा है? काला और सफेद। अगर किसी भी रंग में अगर हम वाइट मिलाते जाते हैं तो वो क्या है? टिंट कहलाता है, और किसी में ब्लैक मिलाते जाते हैं तो वो शेड कहलाता है।
अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शैली के भोजन कमरे में आवश्यक है आसन तथा चौकियाँ, मेज तथा कुर्सियाँ, दरी पटरे। पाश्चात्य शैली पूछ रहा है ना, तो पाश्चात्य शैली पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेज तथा कुर्सियाँ यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पाश्चात्य शैली के भोजन कमरे में क्या आवश्यक है, यहाँ पर मेज तथा कुर्सियाँ आवश्यक हैं। अगला है, घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा हो, सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार हो। जब भी हम फर्नीचर खरीदें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा रूम कितना बड़ा है। अगर हमें बड़े हॉल के लिए तो हमें बड़े बड़े फर्नीचर चाहिए, उस प्रकार की उपयोगिता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो हमें बड़े सोफ़े की ज़रूरत है। अगर कम लोग आते हैं, छोटा रूम है, तो हमें छोटे से मतलब छोटे से हमारे चेयर से भी काम चल जाएंगे। तो वो क्या खरीदते समय हमें उपयोगिता उसकी देखनी चाहिए। फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है पुटीन अथवा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल और लाख। तो जो ये है, फर्नीचर की दरारों को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के बुरादे का प्रयोग किया जाता है। फेविकोल में लकड़ी के बुरादे को मिला करके प्रयोग किया जाता है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत, देख कर सीखना, करके सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना। तो जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, वो करके सीखने का सिद्धांत है। करके सीखो सिद्धांत का विकास, शोध का, शिक्षण का या प्रसार का। तो वो किसका सिद्धांत है, प्रसार का सिद्धांत है। तो इस तरह से आज का हमारा ये 50 क्वेश्चंस का ये पूरा प्रैक्टिस सेट था। और बताइए आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, कीप लर्निंग, बाय।